नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। 2 दिसंबर 2024 को ऑयल फील्ड विनिमय और विकास संशोधन विधेयक पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। हालांकि ये पारित नहीं हो सका, लेकिन इसके जो प्रोविजंस हैं, इसमें जो जो विधान किए गए हैं, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर यह संशोधन विधेयक पारित होता है तो ऊर्जा के क्षेत्र में क्या वो बदलाव हो सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर केंद्रित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा कि नया तेल क्षेत्र विधेयक क्या लाएगा बदलाव। बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले खबर की हमने बात की तो 2 दिसंबर 2024 को इसको यानी कि इस बिल को, जिसको कि हम ऑयल फील्ड विनिमय और विकास संशोधन विधेयक के नाम से जान रहे हैं, इसको सूचीबद्ध किया गया था। पारित कराना ही उद्देश्य था, लेकिन यह पारित हो न सका। इससे पहले अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र से पहले मानसून सत्र में भी इसको रखा गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका था। लेकिन इसके जो प्रोविजंस है, इसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि जो निजी क्षेत्र है उसका प्रवेश होगा, साथ साथ ऊर्जा के जो हमारे वैकल्पिक स्रोत हैं उस पर हमारे आयाम थोड़े विस्तृत होंगे। इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। क्या है नया संशोधन विधेयक, इसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या उसमें प्रावधान है जिसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। इसका महत्व क्या है, क्या वो इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से अगर ये बदलाव हमको देखने को भविष्य में मिल सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अंत में अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के 2 और 3 दोनों प्रश्न पत्र से जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और इस कार्यक्रम की पीडीएफ आपको नियमित रूप से टेलीग्राम पे दी जाती है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लें खबर और चर्चा में क्यों है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया गया। खबर क्या है तो व्हाट इज द सेंटर्स न्यू ऑयल फील्ड्स बिल। अब ऑयल फील्ड्स बिल के विषय में ही हम बात करेंगे। इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है भविष्य में, भारत को ये कैसे प्रभावित करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसको कैसे लाभान्वित करेगा या लाभान्वित नहीं करेगा। तो अलग अलग इसके जो भी पहलू हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 में वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो अगर ये बिल जो है, ये एक्ट बनता है, पारित हो जाता है, तो उसके बाद ये इंप्लीमेंटेशन में क्या दिखाई देगा हमको। तो देखिए, विधेयक के उद्देश्य और परिभाषा में सबसे पहले तो विस्तार किया गया है। क्या विस्तार किया गया है तो देखिए, सबसे पहले ये कहा गया है, पहले की चीजें हैं, अब की चीजें क्या बदलेंगी। तो पहले ये था कि खनिज तेलों में केवल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ही शामिल थे। जो पारंपरिक हम कह सकते हैं जो ऊर्जा स्रोत हमारे थे उसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ही शामिल थे। लेकिन अब इसमें क्या किया गया है, प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन के सभी प्रकारों में इसका विस्तार कर दिया गया है। जैसे अब संशोधन में क्या हो गया तो कोल बेड मीथेन भी इसमें आपको मिलेगा, शेल गैस या शेल ऑयल भी होगा, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब कि पहले खनिज तेलों के अंतर्गत जो केवल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस था, अब उसका विस्तार करते हुए हाइड्रोकार्बन तक, इसका अन्य हाइड्रोकार्बन तक इसका विस्तार किया गया है। जैसे पहले केवल कोलबेड मीथेन अगर हम बात कर लें, उदाहरण के तौर पर अगर देखें, कोलबेड मीथेन क्या होता है तो कोलबेड मीथेन एक प्रकार की कोयले की खानों में, कोयलों में दबी हुई एक प्रकार की प्राकृतिक गैस होती है, तो उससे निकलने वाली ये गैस होती है। शेल गैस ठीक उसी तरह से जो गहरी चट्टानों से निकाले जाने वाली गैस होती है। अब ये भी ईंधन के वैकल्पिक स्रोत हैं, तो अब इन स्रोतों का भी, ये भी हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होगा उसमें इनको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो परिभाषा में विस्तार से क्या हुआ है कि सिर्फ परिभाषा का ही विस्तार नहीं किया गया है, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसका दायरा भी बढ़ जाएगा। इससे पहले विधेयक का जो पहला प्रोविजन आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोलियम पट्टे की अवधारणा। इससे पहले एक बात और यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या क्या शामिल नहीं होगा। तो देखिए, इसमें बात हो रही थी कोल बेड मीथेन तो है ही, शेल गैस भी है ही, लेकिन इसमें कोयला शामिल नहीं होगा, लिग्नाइट शामिल नहीं होगा और हीलियम शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, शेल गैस क्या होता है। शेल गैस आप जानते हैं कि एक विशेष तकनीकी होती है जिसको हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कहा जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। और अमेरिका शेल गैस से इस समय काफी ऊर्जा उत्पादन कर भी रहा है। और नए ऊर्जा स्रोतों का जब विकास होगा तो हमारी जो निर्भरता है ज्यादा से ज्यादा केवल कुछ ही चीजों पर हम जो निर्भर हैं, वो उसका विकल्प बढ़ेगा, उसका दायरा बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर भारत में कहें तो भारत में आप देखेंगे तो कोयले के अंदर जो ये मीथेन गैस पाई जा रही है, कोल बेड मीथेन, भारत में भी इसके हम कह सकते हैं कि झारखंड और पश्चिम बंगाल दो ऐसी जगह जहां पर पर्याप्त संभावनाएं हैं।
तो इसके विस्तार से निस्संदेह भारत में भी इसकी संभावनाएं ज्यादा है। दूसरा है पेट्रोलियम पट्टे की अवधारणा। पेट्रोलियम पट्टे की अवधारणा का मतलब पहले पट्टा जो था वो केवल खनन पट्टा था, अब विशेष रूप से पेट्रोलियम पट्टे नाम से जो पट्टा है वो प्रदान किया जाएगा, जिसमें कि सारा का सारा फोकस किस पे होगा, तेल और गैस के लिए विशेष रूप से यह पट्टा दिया जाएगा। पहले ऐसा पट्टा नहीं था, एक ही पट्टा दिया जाता था। पट्टा का मतलब कि एक कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से तय होता है इतने समय के लिए आपको हम ये अधिकार प्रदान कर रहे हैं। वो केवल खनन के लिए था, खनन के अंतर्गत ही तेल और गैस का जो है वो उत्पादन प्रोडक्शन जो भी था वो हो रहा था। लेकिन अब इसके लिए विशेष रूप से तेल और गैस के लिए अलग से पेट्रोलियम पट्टे का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके माध्यम से अब इस पर टारगेट करके पेट्रोलियम और गैस के उत्पादन पर अब विस्तार से फोकस किया जाएगा, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो दायरा है वो तो पहले बढ़ा ही दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि अब इस पे फोकस ज्यादा किया जाएगा। पेट्रोलियम पट्टा उन सभी गतिविधियों को कवर करता है जिसमें तेल और गैस निकालने और बेचने की सारी गतिविधियां इसमें शामिल होंगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी को पेट्रोलियम पट्टा अगर दिया जाता है तो वो शेल गैस का अन्वेषण और उत्पादन भी कर सकेगी, वो प्राकृतिक गैस का कर सकेगी, वो पेट्रोलियम का कर सकेगी। तो इस तरह से ये जो भी दायरा पहले पैरा में जो आपको बताया गया था उन सभी के लिए ये टारगेटेड है। जबकि पहले से जो खनन पट्टा है वो पहले से उसका अस्तित्व अब भी बना रहेगा, खनन पट्टा भी होगा और पेट्रोलियम पट्टे के कॉन्सेप्ट को भी लाया जाएगा। अगला है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियां। अब पट्टों का विलय भी किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर आप समझें कि जैसे कोई एक कंपनी है, उसको पट्टा दिया गया है एक उत्तरी क्षेत्र में और एक दिया गया है साउथ इंडिया में। तो अब क्या होगा कि उसको दो अलग अलग पट्टों को, दो दस्तावेजों को संभालने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार के पास अब ये नियम बनाने की शक्ति होगी। अगर ये प्रोविजन अगर पास हो जाता है, ये एक्ट बन जाता है, तो ऐसा होगा कि केंद्र सरकार के पास ये शक्ति होगी कि वो चाहेगी तो उसको अगर अलग अलग विभिन्न हिस्सों में पट्टे दिए गए हैं तो उनको वो मर्ज कर दे और एक ही पट्टे के अंतर्गत वो अलग अलग जगहों पर उनको काम करने की परमिशन दे दे, उसी में सारी बातें मेंशन होंगी। तो कहने का मतलब जो दस्तावेजीकरण है उसको कम कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसमें ये चीज जोड़ दी गई है कि अब केंद्र सरकार के पास ये नियम बनाने की शक्ति होगी कि अगर कोई भी कंपनी जिसको मान लीजिए पट्टा दिया गया वो प्राकृतिक गैस का खोज कर रही है, तो वो अगर पर्यावरण संरक्षण का ध्यान नहीं रख रही है तो केंद्र सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है और उनको कह सकती है, दिशा निर्देश दे सकती है कि अगर आप CO2 का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं या विभिन्न अन्य गैसों का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको गाइडलाइन दी जाएगी, और फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर दंड भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ तीसरी जो बात है वो ये है कि दंड के अलावा पहले तो दिशा निर्देश, जैसे मान लीजिए आप वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कुछ उपकरण लगा लें, उन कंपनियों को निर्देशित किया जाएगा। उत्सर्जन अगर ज्यादा हो रहा है तो कम करने के लिए निर्देश दिया गया, फिर भी नहीं माने तो दंड तो अंतिम विकल्प के तौर पर है ही। साथ ही साथ विवाद समाधान। विवाद समाधान का मतलब कि अगर कोई किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होता है तो उसको तेजी से सुलझाने के लिए, बहुत ज्यादा ये मामला पेंडिंग न रहे, एक नया तंत्र बनाया जाएगा। इसका भी अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। विशेष रूप से रॉयल्टी के भुगतान को लेकर जो विवाद होते हैं उसी में ज्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार को यह पावर दे दिया गया है कि ये वो चाहे तो इसके लिए अलग से तंत्र बनाकर इसको जल्दी से निपटा सकती है। साथ ही साथ इसमें दंड, अगर ये लागू होता है तो इसमें जो दंड है, पहले देखिए दंड की जो व्यवस्था थी, दंड का मतलब ही होता है आपके लिए निषेध। अगर आप कोई काम बार बार कर रहे हैं तो वो दंड लगाने से आप हिचके वो काम करने के लिए। लेकिन अगर दंड ऐसा हो कि आपको प्रतीत ही ना हो कि वो दंड है तो आप बार बार वो काम करेंगे। पहले जो दंड था वो बहुत कम था। उल्लंघन अगर आप करते हैं तो आपको 6 महीने तक की कैद हो जा रही थी, 1000 रुपए का जुर्माना हो जा रहा था। लेकिन वो कृत्य करने पर लाभ अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो ऐसा दंड बार बार कोई सह लेगा। लेकिन इसीलिए अगर दंड कठोर होगा तो आप वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए अब क्या किया गया है, जो जुर्माना है उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख रुपए। इसका मतलब कि कोई भी इस अपराध को करने से बचेगा। अब कुछ नए अपराध भी शामिल कर लिए गए। नए अपराध में यह है कि बिना लीज के संचालन अगर आप कर रहे हैं, लीज का मतलब कि कोई भी जमीन किसी निश्चित अवधि के लिए ली जाती है, उसको लीज कहते हैं। तो अगर आपने उस कानूनी जो कार्यवाही है उसको बिना उस कानूनी, आप कह सकते हैं कि औपचारिकता के पूरा किए, खनिज तेल का खनन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं या विपणन कर रहे हैं, तो लीज का होना आवश्यक है। अगर आपने लीज नहीं लिया तो उसके लिए आप दंड के भागी होंगे। इसके अलावा रॉयल्टी का भुगतान अगर आपने नहीं किया, सरकार को निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान करना होता है।
अगर उतना निर्धारित रॉयल्टी आपने भुगतान नहीं किया तो भी आप पर दंड लगाया जाएगा। और वो दंड कितना होगा? वो दंड होगा अगर लगातार आप उल्लंघन कर रहे हैं। एक बार किए तो चलिए प्रोविजन है, 2 बार किए तो चलिए फिर भी उसके लिए दंड का यहां प्रोविजन है, लेकिन अगर बार बार कर रहे हैं तो पर डे आपके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि कितने कठोर दंड का प्रोविजन किया गया है। तो ये फिलहाल इसमें प्रावधान किए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर दंड का निर्धारण आपके लिए कर दिया गया तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफा कार्रवाई है। उसके खिलाफ अगर किसी कंपनी को यह लगता है कि उसके ऊपर जो दंड लगाए गए हैं उसने वो अपराध नहीं किया है, तो उसके लिए वो ट्रिब्यूनल में अपील भी कर सकती है। तो यह भी प्रोविजन किया गया है। अपील का प्रावधान भी यहां है कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास एक नियम है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड विनियामक अधिनियम 2006 के तहत वो अपील कर सकते हैं कि हमने फला जो हमारे ऊपर प्रोविजन के तहत ये लगाया गया है वो ऐसा नहीं है, तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अगर आप निर्दोष साबित होते हैं तो वो आप निस्तारण होगा उस बात का। साथ ही साथ केंद्र सरकार का एक संयुक्त सचिव लेवल का जो ऑफिसर होगा या उससे ऊपर का अधिकारी होगा वो दंड निर्धारित करने के लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगर किसी भी कंपनी ने मान लीजिए कि पर्यावरण संबंधी ही कोई चीज है, कोई गतिविधि है, उसका अनुपालन नहीं किया तो क्या होगा? उसका उल्लंघन किया तो ये जो अधिकारी होगा, संयुक्त सचिव या इससे ऊपर का अधिकारी जो अपॉइंट किया गया होगा, ये उस पर जुर्माना लगा सकता है। ये उसके लिए अधिकृत अधिकारी होगा। तो ये इसमें प्रावधान किए गए हैं। अब इन प्रावधानों के अगर लागू होंगे तो क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्या महत्व हो सकता है? तो देखिए इसका महत्व अगर हम बात करें, सबसे पहला महत्व तो यही है कि जो ऊर्जा पहुंच है, सुरक्षा है, किफायती आपूर्ति है। इसका मतलब कि आज अगर भारत की बात करें तो तेल आयात पर हम 80% तेल का आयात ही करते हैं। आयात पर ही हमारी निर्भरता ज्यादा है। साथ ही साथ जो ऊर्जा मांग है, जिस गति से बढ़ रही है भारत की ऊर्जा मांग, एक संभावना के मुताबिक ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी कि 2040 तक जाते जाते ये 100% बढ़ जाएगी। अगर पूरे विश्व के लिहाज से आप देखें तो तीसरे हम ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ऊर्जा तक पहुंच अगर हमारी सुनिश्चित नहीं होगी तो फिर ये आने वाले आसन्न खतरे की तरफ इशारा है। तो इसलिए भारत की ऊर्जा क्षेत्र में जो घरेलू उत्पादन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस लिहाज से इसका इंपॉर्टेंस है कि घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता हमारी कम होगी। साथ ही साथ घरेलू उत्पादन में वृद्धि इसलिए भी होगी क्योंकि अभी तक पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत था पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, उससे इतर हम अन्य जो हाइड्रोकार्बन तक हम अपने विस्तार को यहां पर देख रहे थे। तो इससे दायरा बढ़ेगा, तो घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही साथ निवेश भी आकर्षित होंगे क्योंकि जब तकनीकी कंपनियां जो हैं अब भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में निवेश के लिए भी आएंगी, ज्यादा से ज्यादा उनको अगर बिना कानूनी दांवपेच के लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था होगी तो निवेश भी यहां पर बढ़ने को देखा जा सकता है। साथ ही साथ ऊर्जा परिवर्तन, अभी तक ऊर्जा जो पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर थी, अब उसके अन्य विकल्प के रूप में हमको शेल गैस और कोलबेड मीथेन जैसे स्वच्छ ईंधन, पारंपरिक ईंधन का एक बेहतर विकल्प भी देखने को मिलेगा। एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र भी मिलेगा। प्रवर्तन का मतलब कि नया नियम कानून से आबद्ध एक तंत्र मिलेगा जिसमें कि नए नियमों के जरिए जो पर्यावरण संरक्षण की भी बात यहां पर हो रही है कि अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के उत्पादन के चक्कर में पर्यावरण की अनदेखी कर सकते हैं, तो पर्यावरण को देखने के लिए भी आपको नए नियमों का एक तंत्र यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके लिए दंड और जुर्माना कितनी राशि है वो आपने शुरू में देख ही ली। रॉयल्टी भुगतान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद न हो, इसके लिए भी एक मजबूत तंत्र बनाया गया है। केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है। तो इन सब प्रावधानों के तहत ये एक महत्वपूर्ण कदम हम कह सकते हैं कि हो सकता है, जो भारत के ऊर्जा निर्भरता की दिशा में बढ़ता एक कदम साबित हो सकता है। तो फिलहाल आज इतना ही था। इसके अलावा इससे पहले हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक सूचना है कि संभव 2025 आपके लिए आ गया है, जिसमें 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, विगत वर्ष के प्रश्नों के पीवाईक्यू के गहन विश्लेषण पर आधारित 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग के साथ सामान्य अध्ययन और समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस मौजूद है। 2 दिसंबर 2025 से इसका प्रारंभ हो चुका है। तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में दृष्टि आईएएस की तरफ से इसकी शुरुआत हुई है। इसका लाभ आप उठाएं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं कि इसका सही सटीक जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है कि खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है आप इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।